जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। आज लोकायत में हम एक विशेष अतिथि हमारे साथ हैं, विनीत मौर्य जी, और जो साकेत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पिछले कई वर्षों से हम जानते हैं कि अयोध्या जो है देश भर में बहुत एक सवाल उसके सामने खड़ा था। और ये अभी तो सुप्रीम कोर्ट का हालांकि निर्णय आ चुका है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन विनीत जी अयोध्या के रहने वाले हैं, और अयोध्या में जो एक बौद्ध संस्कृति है उसको लेकर के उनका संघर्ष जारी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी कि अयोध्या के अंदर जिस मंदिर मस्जिद का जो विवाद है, वाकई में उसका अगर पूरा तल खोदा जाए तो वहाँ बौद्धकालीन संस्कृति के अवशेष मिलेंगे। और इसी के सिलसिले में जो है उनकी याचिका थी। हालांकि जो है निर्णय जो आया वो एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसको अब देश के नागरिक के नाते सब लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी जब वहां पर जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, उसमें जो खुदाई चली, तो उस खुदाई में जो है बहुत से जो है ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं जो बौद्ध कालीन है। और विनीत जी जो है पुनः इस चीज को लेकर संघर्ष में है कि ये अवशेष जो है इनको जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत संरक्षित किया जाए। तो आज हम अपनी पूरी चर्चा विनीत जी के साथ करेंगे अयोध्या की बौद्धकालीन संस्कृति को लेकर के, और जो अभी वहां पर मिला है वो क्या चीज है। तो विनीत जी, स्वागत है आपका। जी सर। हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो आपने एक पत्र भी लिखा है अभी सरकार को, या ये जो ट्रस्ट है राम जन्मभूमि का, जी उसको आपने एक पत्र लिखा है जिसमें आपने मांग की है कि जो ये यहाँ से जो अवशेष मिले हैं विशेष, उनको संरक्षित किया जाए। तो क्या पत्र है और क्या बात आपने कही? सर, ये 20 तारीख को मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं चंपत राय। जी। चंपत राय जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये मंदिर के अवशेष हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को बुला के ये प्रेस वार्ता करते हैं। जी। और जो अवशेष निकाले हैं उन्होंने समतलीकरण के द्वारा, जो मंदिर निर्माण के लिए जो है उच्चतम न्यायालय ने इनको दिया है जमीन, जी। उस जमीन को ये समतलीकरण के दौरान इन्होंने जो पिलर और स्तूप निकाले हैं, वो स्तूप को ये मंदिर का साबित करने के लिए इन्होंने प्रेस वार्ता किया। जी। प्रेस वार्ता में जो वो फोटो मेरे पास आई, उस फोटो को मैं सबको शेयर किया और लोगों से पूछा कि ये फोटो क्या दर्शाते हैं। तो जैसा कि मुझे पहले से मालूम है कि ये बौद्ध अवशेष हैं, और पुरातात्विक आधार पे इनकी खुदाई नहीं की गई थी। ये समतलीकरण जेसीबी से, ट्रैक्टर से, अनट्रेंड लेबरों से, यानी कि अनट्रेंड मजदूरों से करा रहे थे। अच्छा। उस दौरान ये अवशेष निकले। अवशेष को इन्होंने पुरातत्व विभाग के को बिना सूचित किए, इनको पुरातत्व विभाग को सूचित करना चाहिए था कि ये अवशेष निकल रहे हैं और इसको आप संरक्षित करिए। जी। ये अवशेष मान लीजिए कि हम कहते हैं कि ये बौद्ध अवशेष नहीं है एक बार, ठीक है। लेकिन जो पुराने अवशेष हैं उनको सुरक्षित और संरक्षित जी, करने बिल्कुल के लिए बिल्कुल पुरातत्व विभाग बिल्कुल। को इनको हैंडओवर करना चाहिए था, और पुरातत्व विभाग स्वयं निगरानी करता और अपने निगरानी में खुदाई करता। जी। और उस समय जब इस मंदिर ट्रस्ट के मेंबर जो है फैजाबाद डीएम और फैजाबाद कमिश्नर हैं, वो उनको भी इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो अवशेष हैं प्राचीन अवशेष हैं, और इतिहासविदों और पुरातत्वविदों ने बताया कि ये जो है सम्यक बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध के हैं, और धम्म सम्राट अशोक महान के द्वारा बनवाए गए स्तूपों में से एक हैं। अच्छा। ऐसे स्थिति में ना यहाँ का प्रशासन यानी कि डीएम, ना जो है कमिश्नर इसमें कोई रुचि रखता है, और इन्हीं अवशेषों को लेके 2018 में एक उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा दाखिल किया गया, जिसका डायरी नंबर है 8253/2018, और उसको पेंडिंग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। जो पुरातत्व अवशेषों के ऊपर था कि ये जो खुदाई हुई है पुरातत्व अवशेषों को लेके
कनिंघम की जो है अलेक्जेंडर कनिंघम की जो रिपोर्ट है, और अयोध्या की 3 बार खुदाई होती है, तीनों रिपोर्ट, और चौथी रिपोर्ट है जो हाई कोर्ट के द्वारा 2002-2003 में खुदाई करती है पुरातत्व विभाग। ऐसे समय में ये अवशेष निकल के आए तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, भारत के नागरिक होने के कारण, भारतीय संविधान को मानने के कारण मेरा यह दायित्व बनता है कि ये सरकार को हम सूचित करें कि ये अवशेष प्राचीन अवशेष हैं, पुरातत्व अवशेष हैं, ये ऐतिहासिक धरोहर हैं, और इस अवशेष की जांच होनी चाहिए, कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। दुनिया के पुरातत्ववेत्ताओं और भाषाविदों को बुलाना चाहिए और इस पे एक शोध होना चाहिए कि ये किस कालखंड के हैं। तो अभी ये अवशेष जो है कहाँ है? ये अवशेष मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि हम सुरक्षित रखे हैं, लेकिन ये स्पष्ट अभी नहीं हो पा रहा कि इसको सुरक्षित रखे हैं या इसको खत्म कर दिए हैं। तो इसको क्योंकि अभी वो जी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आपने लिखा इस संदर्भ में? ये आर्कियोलॉजी लखनऊ को और जो है ये दिल्ली को, दोनों जगह को लिखा है, यूनेस्को को भी लिखा गया है कि ये अवशेष सुरक्षित रखिए और इस पे कार्बन डेटिंग करिए कि ये किस काल के हैं। तो अभी जो खुदाई चल रही है वो मतलब उसके बारे में भी आपने लिखा है कि आगे जो खुदाई हो तो कम से कम वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर में हो और ढंग से जो भी चीजें निकले उसको संरक्षित किया जाए। सर ये खुदाई नहीं कर रहे थे, ये समतलीकरण कर रहे थे मंदिर बनाने के लिए। खुदाई जब होती है पुरातत्व विभाग करता है, एक वैज्ञानिक विधि से करता है, तो ये खुदाई ट्रैक्टर से और जेसीबी से कर रहे थे। अच्छा, वो तो केवल अपने को बनाने के लिए कर रहे हैं, मंदिर बनाने के लिए कर रहे हैं। मंदिर बनाने के लिए तो खुदाई कराने के लिए पुरातत्व विभाग आएगा, इसी को लेके हम तो सुप्रीम कोर्ट में जगह है, ऐसा क्षेत्र है जिसको वो संरक्षित रख सकें कि भाई ये बहुत ऐतिहासिक है, बाकी जगह अपना काम करते रहे, लेकिन ये जगहों से चीजें निकल सकती हैं और उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे अपने अंडर में लेके फटाफट काम करे। जी, तो मेरी मांग सुप्रीम कोर्ट से हुई है। 5 जून को हम एक स्टे एप्लीकेशन दाखिल किया हूँ और पुरातत्व विभाग के लिए डायरेक्शन की मांग किया हूँ कि पुरातत्व विभाग को डायरेक्शन दिया जाए, जब तक इस क्षेत्र की खुदाई पूरी ना कर ली जाए तब तक इस पूरे क्षेत्र में जहां से अवशेष निकल रहे हैं उन अवशेषों को जब तक निकलना न बंद हो जाए तब तक यहाँ पे निर्माण कार्य रोक दिया जाए। ये ऐतिहासिक अवशेष है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ऐतिहासिक अवशेष हैं और जिसके भी हो, चाहे वो हिंदू धर्म के हो चाहे वो बुद्धिस्ट हो, लेकिन चाहे जिसके हो, ये पुरातात्विक धरोहर है सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ऐसे स्थिति में हम न्यायालय से मांग किए हैं कि इस पे तब तक रोक लगा दिया जाए जब तक ये खुदाई स्पष्ट ना हो जाए और कार्बन डेटिंग हो जाए। जी, ऐसे स्थिति में 5 जून को जो मैं एप्लीकेशन डाला हूँ पिटीशन नंबर 294/2018 में, अभी आपकी पिटीशन स्वीकार हो गई? हाँ, 5 जून को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, अभी डेट नहीं दिया है बहस की। अच्छा। आगे आने वाले समय में हो सकता है, आज शुक्रवार है, आज जो है डेट आप मिल जाए कि हाँ बहस कब होगी इस पे। जी 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 जी। ऐसी स्थिति में हम यहाँ मंदिर या और कुछ विवाद में नहीं है, ये पुरातात्विक धरोहर है। हाँ। धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम पूरे भारतवासी को, चाहे वो जिस धर्म जात से हो जी, वो सारे लोगों को आगे आना चाहिए कि ये पुरातात्विक धरोहर है और इसको हम सुरक्षित और संरक्षित करें। बिल्कुल। सरकार को भी आगे आना चाहिए। नहीं बिल्कुल। तो यहाँ का जिला प्रशासन है उसको भी आगे आना चाहिए कि ऐतिहासिक धरोहर है, न कि धार्मिक धरोहर है, पुरातात्विक धरोहर है। उस पुरातात्विक धरोहर को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग एकदम अपना पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे स्थिति में हम सारे भारतवासियों का परम कर्तव्य बनता है संविधान में प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करके इन धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए आगे आए। नहीं बिल्कुल, आपकी बात जो है बहुत लोगों तक गई है, देश भर में और बाहर भी, और लोग इस बारे में चिंतित हैं कि जो भी
खनन कार्य हो जिस तरह से हो उसको ईमानदारी से अच्छे से किया जाए। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई अब उस पर कोई वो चर्चा नहीं होती, लेकिन कम से कम जो धरोहर है उसको संरक्षित रखा जाए, जो भी चीजें हैं। तो मैं अब आपसे केवल इस संदर्भ में आगे बात ये करना चाहता हूँ कि वो तो निर्णय जो आया मंदिर मस्जिद का वो एक तरफ है, लेकिन अयोध्या को हम लोग जो है, जो बहुत सारे लोग जो है साकेत के नाम से जानते हैं और उसके बारे में बहुत चर्चाएं भी करते हैं कि अयोध्या का जो है वो बुद्धिस्ट जीवन में एक बड़ा महत्व है। तो आप अयोध्या के रहने वाले, हमको बताएं कि अयोध्या में बुद्धिस्ट क्या धरोहरें हैं, क्यों ये साकेत आप कहना चाहते हैं? सर ये साकेत नगरी है, तथागत बुद्ध की ये सबसे प्रिय नगरी है। और माता विशाखा यहाँ पे भिक्षु संघ को बहुमंजिलीय इमारत बना के दान किया था। यहाँ पे ह्वेनसांग, फाहियान, जितने भी शोध, चाहे अलेक्जेंडर कनिंघम, सारे लोग इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता यहाँ पे साकेत में आते हैं और इसको साकेत कहते हैं, लिखते हैं अपने इतिहास ग्रंथों में, पुरातत्व ग्रंथों में कि ये साकेत नगरी है। ये साकेत ये व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पे ये तिराहा था। यहाँ से साकेत से श्रावस्ती जाने के लिए, साकेत से कौशाम्बी जाने के लिए, साकेत से सारनाथ जाने के लिए, ये व्यापारिक केंद्र होने के कारण ये अच्छे ढंग से इसका व्याख्या पुरातत्ववेत्तों ने, इतिहासवेत्तों ने किया है। यहाँ पे राजवैद्य, चिकित्सक तक तथागत गौतम बुद्ध जी के समय में जो वैद्य थे, जीवक, यहाँ पे निवास किए हैं। अश्वघोष, असंग, बासुबंद ने साकेत का जिक्र किया है। ऐसे स्थिति में साकेत नगरी, जो अभी भी पुरातत्व विभाग अपने यहाँ बोर्ड लगाता है कि कोबेर टीला, सुग्रीव टीला, मणि पर्वत ये प्राचीन अवशेष हैं, फिर भी इतने सब कुछ होने के बावजूद सारे स्थलों पे किसी न किसी तरीके से अतिक्रमण हो रहा है और पुरातत्व विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है। ये तो साकेत नगरी, जो संरक्षित स्मारक हैं उनमें अतिक्रमण हो चुका है। ये जैसे मणि पर्वत, कोबेर टीला और सुग्रीव टीला, ये इस पे अतिक्रमण हो चुका है। और कई बार मैंने स्वयं पुरातत्व विभाग को अवगत कराया कि ये जो है सुरक्षित अवशेष हैं, इनको सुरक्षित और संरक्षित कीजिए। सिर्फ कागजों में है, इसके ऊपर अतिक्रमण होता जा रहा है। और यही नहीं, नागेश्वर नाथ, पुरातत्व विभाग लिखता है ये अशोक लोटस को उल्टा करके इस पे शिवलिंग बिठा दिया गया है। ऐसे स्थिति में पुरातत्व विभाग स्वयं अपने कहे हुए, लिखे हुए, प्रमाणित जो है दस्तावेजों से भाग रहा है, अपना दायित्व तो नहीं निभा पा रहा है। जो हमने सुना था, एक बार मैं गया था वहां पर, अश्वघोष जी का भी वहां पर कोई जगह मुझे बताई गई थी। जी, यहाँ पे अश्वघोष, असंग, बासुबंद ये उस समय प्राचीन काल के हैं। और ऐसे स्थिति में जो भी बातें आती हैं साकेत, आप गूगल पे पूछिए साकेत, तो गूगल भी कहता है ये तथागत सम्यक संबुद्ध का है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे जो विवाद पैदा किया गया है झूठ का, वो विवाद खत्म होना चाहिए। यहाँ पे धनदेव का अभिलेख है, जो पुष्पमित्र शुंग ब्रजदत्त की हत्या करने के बाद अपने को राम कहता है, और राम नाम से का अभिलेख, धनदेव का अभिलेख आज भी अयोध्या में सुरक्षित है, रनोपाली में। ऐसे स्थिति में पुरातत्व विभाग को पूरी तरह से अयोध्या पे केंद्रित होकर खुदाई करनी चाहिए। इससे अयोध्या का नाम नहीं, भारत का भी मान सम्मान प्राप्त होगा। और इतिहास पुरातत्वविदों के नजर में दुनिया भर के इतिहासकार, पुरातत्वविद अयोध्या आएंगे और इस पे शोध करेंगे, अपने उद्देश्यों में, अपने उसमें सफल होंगे। लेकिन आप आज की परिस्थितियों में तो अयोध्या में कोई बौद्ध धर्मावलंबी है नहीं। क्या कारण है कि अयोध्या में बौद्ध धर्मावलंबी कोई दिखाई नहीं देते, ना वहां पर कोई बौद्ध धर्म का कोई बड़ा स्थल है इस समय? सर
इस समय जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, मतलब इस समय का मतलब सन 50 के बाद से? सर ऐसा नहीं है यहाँ पे। मतलब अयोध्या अयोध्या के आसपास में कई बौद्ध विहार बनाए हुए हैं, अच्छा, बन रहे, बौद्ध विहार बन रहे हैं। मतलब बन तो रहे हैं मतलब ऐतिहासिक बौद्ध विहारों की जो बता रहा हूँ कि जैसे मंदिर है पुराने हैं, वैसे कोई बौद्ध मंदिर है अभी जो पहले के जो जो जिनकी उन, उनका उनका स्वरूप बदल दिया गया सर। अच्छा, उनका स्वरूप स्पष्ट रूप से बदल दिया गया है, और इसी को लेके जो है ये चल रहे हैं, विवाद हो जाते हैं। तर्क तो ये लोग करते नहीं है कि हाँ इस तरीके से काम है, सिर्फ विवाद करते हैं कि हाँ ये आस्था का विषय है, आस्था का विषय मामले में ये टांग अड़ाते रहते हैं। ये नहीं कहते ये पुरातात्विक है, जिससे भारत की पहचान बनती है पूरे विश्व में, और पूरा विश्व भारत को नमन करता है। विश्व गुरु इसीलिए कहते हैं कि तथागत सम्यक संबुद्ध भारत में पैदा हुए हैं, और यहाँ पे जो ज्ञान दिए हैं वो विदेशों में गए हैं। और अब जिस तरीके से माहौल बन रहा है, पाखंड का, झूठ का, अंधविश्वास का, ऐसे स्थिति में हमें, हम भारतवासियों को संविधान के दायरे में रहते हुए अंधविश्वास, पाखंडवाद, झूठ को के चैलेंज को स्वीकार करें और इसे दरकिनार करें। जी सर। तो साकेत को जो बोलते थे कि ये बिल्कुल केंद्र है, क्योंकि वो जो पूरा क्षेत्र है असल में आपका लुम्बिनी से लेकर के और कुशीनगर होते हुए और फिर सारनाथ, और सारनाथ से अयोध्या, साकेत, और फिर जी यहाँ से आपका श्रावस्ती तक, ये पूरा जी एक बुद्धिस्ट क्षेत्र है। और इसीलिए ये बात बार बार आती है कि बाकी सब जगह तो बौद्ध ऐतिहासिकता के प्रमाण हैं, बड़े बड़े स्थल हैं, तो यहाँ से वो सामान कहाँ गया अयोध्या सर, में? साकेत के जो अवशेष निकले उनको नष्ट किया गया या दबा दिया गया। ऐसे स्थिति में जैसे आप इधर से साकेत से आज आप कौशाम्बी जाइए तो ढेर सारे जो है टीले आज भी विद्यमान हैं। उन टीलों का स्वरूप बदल दिया गया है, उस टीलों पे कोई ना कोई देवी देवता बिठा दिया गया है। आप यहाँ से सारनाथ जाइएगा तो हर दूरी पे वो टीले मिलते हैं, लेकिन स्वरूप बदल दिया गया है। और इस तरीके से स्वरूप बदला गया है कि हम अगर उजागर भी करने की कोशिश करते हैं कि ये प्राचीन अवशेष यहाँ से निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी ईंटें निकलती हैं, उन ईंटों को प्रमाणित किया जाए तो अशोक के ईंटों के समान, अशोक ने जिस तरीके से ईंटों का प्रयोग किया था, जी, वो ईंटें आज भी खुदाई में मिलते हैं। अयोध्या यानी कि साकेत में हर जगह मिलते हैं, और ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे टीले हैं। उन टीलों पे जिस तरीके से इन्होंने आक्रमण कर लिया है और एक धर्म विशेष का कब्जा हो गया है, उस समय पे खुदाई करना आसान नहीं होता है। लेकिन पुरातत्व विभाग अगर चाहे, उसका स्वयं का कुछ दायित्व अपना निभाता नहीं है। पुरातत्व विभाग को आगे जो है आने पर आगे आए और ऐसे अवशेषों को चिन्हित करके खुदाई कराए कि ये प्राचीन धरोहर है। जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अयोध्या से लेकर के सारनाथ तक और इस साइड में अगर आप चले जाएं कौशाम्बी तक, जी तो बीच में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर जो है बौद्ध कालीन जो है अवशेष मिलेंगे, लेकिन वो सब जो है लोगों ने कब्जा कर लिए हैं, या उसमें कुछ मठ मंदिर कुछ भी जो आजकल बनाते हैं बना जी दिए गए हैं। तो जी क्या ये आप पुरातत्व विभाग को इस संदर्भ में कोई एक प्रॉपर लिखित जानकारी दे सकते हैं, या इसको ये लेकर के अगर आप हाई कोर्ट में जाना चाहें तो? सर लेकिन इसके आपको वो पूरा जानकारी देना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे है। जी, इसकी तैयारी चल रही है। हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल होनी है, सुप्रीम कोर्ट के में तो दाखिल है ही है। इसको लेके हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल होगी। और जैसे सुल्तानपुर में केशपुत्र का नाम गणतंत्र है, लगभग 150 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र है, बौद्ध अवशेष है वहाँ पे। राजीव गांधी के समय में खुदाई हुई थी, लेकिन वो सब मूर्तियां वहां से जो तथागत की निकली
वो सब गायब हुई हैं। पुरातत्व विभाग कहता है कि हाँ हमने खुदाई की थी, लेकिन उन खुदाइयों को अवशेष मतलब पुरातात्विक बोर्ड जो लगना चाहिए कि ये पुरातात्विक धरोहर है, वो बोर्ड नहीं लगा है। अब जैसे साकेत से निकलेंगे तो कौशाम्बी जाते समय कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे खुदाई हुई है, लेकिन उस खुदाई का जिक्र तो करते हैं, लेकिन जो बोर्ड पुरातत्व का लगना चाहिए कि ये पुरातात्विक अवशेष हैं, वो बोर्ड नहीं लगाते हैं। बजट पास होता है, खुदाई करा लेते हैं, वहीं से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और खत्म, उस चीज को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में जी खुदाई के बाद की कोई कभी उन लोगों की रिपोर्ट्स आई है कि भाई उनको क्या प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ है? नहीं, वही नजदीक में तो बता रहे हैं सर कि जैसे सबसे बड़ा क्षेत्र साकेत के बाद जो निकल के आया केशपुत्र का नाम गणतंत्र, जिसे आज कुड़वार कहते हैं, सुल्तानपुर में जिले में है। तो सुल्तान क्या वहां नाम पे है? केशपुत्र का नाम गणतंत्र, अच्छा उसका आज नाम है कुड़वार। वो नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे है। अच्छा उसमें पिछले साल हम लोगों ने दौरा करके, टीम ने पूरा दौरा करके एक ज्ञापन डीएम को दिया गया था, राष्ट्रपति के नाम द्वारा डीएम कि इस क्षेत्र में को आप सुरक्षित करिए, संरक्षित करिए। अवैध कब्जा वहां पे है, लोग वहां पे कहते हैं कि मेरी जमीन है, जबकि वो 150 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र, किसी के नाम जमीन नहीं है, लेकिन मिली भगत के द्वारा वहां पे अवैध कब्जा हो रहा है। और वहां पे बड़ी बड़ी जो है ईंटें हैं और दीवारें हैं, और उस क्षेत्र को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा केंद्र था। और अब जो है जिस तरीके से वहां पे एक मेले का आयोजन किया गया आषाढ़ी पूर्णिमा को, अब की भी प्लान यही है कि प्रतिवर्ष घोषणा की गई कि यहाँ पे आषाढ़ी पूर्णिमा को मेला लगेगा। तो अब की आषाढ़ी पूर्णिमा को कार्यक्रम बन रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ संकट में है कि लॉकडाउन खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा उस समय तक। ऐसे स्थिति में जो छोटे छोटे जो है अवशेष हैं, उनको सुरक्षित और संरक्षित का काम पुरातत्व विभाग को करना चाहिए, जो अपना काम नहीं कर रहा है। तो ये पुरातत्व विभाग तो एक हो गया, सरकारी विभाग हो गया, उसको सरकार फंड करती है या परमिशन देती है, वो जाता है, उसके हिसाब से अपने स्वतंत्रता है उसकी, मुझको लगता है कि उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो सरकार के अधीन रहता है और सरकार जैसा आदेश करेगी वैसा वो काम करेगी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्योंकि ये काम कर रहे हैं और ये ऐतिहासिकता के तौर पे जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है वो बुद्ध की धरती है। बुद्ध दुनिया भर में जो है वो भारत से गए और भारत का नाम भी दुनिया भर में बुद्ध के कारण से है, सारे लोग ये जानते हैं। आज प्रधानमंत्री भी जाते हैं दुनिया भर में तो उनको बकायदा भारत में बुद्ध के ही वो बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि और ये उत्तर प्रदेश और बिहार, खास करके उड़ीसा है, बिहार, उत्तर प्रदेश है, हर जगह पे जो है बौद्ध कालीन जो है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इस देश में कोने कोने में जो है बौद्ध धर्म के अवशेष, उसकी जो संस्कृति है और उसमें जो शिक्षा पे सबसे ज्यादा काम हुआ, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, वो सब दबे पड़े। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कभी आपने सोचा कि हमको एक जो है वो पीपल्स कमीशन बनाना चाहिए, पीपल्स कमीशन फॉर बुद्धिस्ट हेरिटेज, ये बुद्ध धर्म की जो हेरिटेज है उसको वो उसमें कुछ आप शोधकर्ता, कुछ बड़े ऐसे लोग जो वो करते हो और वो पूरे कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में जाके काम करे, क्योंकि कई जगह पे काफी अच्छा काम चल रहा है। जो उड़ीसा में काफी बढ़िया काम चल रहा है इस वक्त, मैंने देखा कुछ नए स्मारक बने और उड़ीसा सरकार बहुत उसको प्रचारित भी कर रही है। तो क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया आया है कि भाई एक बुद्धिस्ट हेरिटेज को बचाने के लिए एक जन कुछ वो होना चाहिए, जन आंदोलन बोलिए या जन जो बौद्धिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका कोई एक कमिटी या कमीशन?
सर ऐसा कि जो है हेरिटेज के मामले को लेके बात उठी है और कई साथियों ने इस काम करने के लिए पहल किया है कि हम इस तरीके से काम करेंगे कि जो भी है अवशेष, जहां भी अवशेष निकल के आ रहे हैं उन अवशेषों को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम एक फोरम बना के करने का प्लान की बात चल रही है कि हम जगह जगह जाके और उसको जो है सरकार को उस क्षेत्र के लोगों को हम बता के उस क्षेत्र से ही हम सरकार को ज्ञापन दिलाएंगे। और जिस तरीके से काम करने का काम होना चाहिए आम लोगों के द्वारा, इस धरोहर को बचाने के लिए जगह जगह जो प्राचीन अवशेष है उनको बचाने के लिए जो काम होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हम सभी लोग अभी उस क्षेत्र में जगे नहीं, अभी सो रहे हैं। और इसको हम लोगों की कमी है कि हम अपने धरोहर को, अपने प्राचीन अवशेष को, श्रमण संस्कृत को, सम्यक संबुद्ध को हम पहचान नहीं पाए। अब हम लोग जगे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं कि अवशेष को बचना चाहिए और ये पुरातात्विक अवशेष है। ऐसे में पूरे देश के लोग अब साकेत को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, भिक्षुगण भी आगे आ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में एक नया फोरम बनने के लिए, हेरिटेज को बचाने के लिए एक प्रयास साझा किया जा रहा है कि हम पूरे देश में एक मुहिम चलाएं, चाहे वो जम्मू के बौद्ध अवशेष हों, चाहे कर्नाटक के, उड़ीसा के, तेलंगाना के, यूपी, बिहार तो भरा पड़ा हुआ है। तथागत बुद्ध अधिकतर समय उत्तर प्रदेश और बिहार में बिताए, लेकिन ये दोनों प्रदेश अंधविश्वास और पाखंडवाद में सबसे ज्यादा फंसे, इसीलिए इन दोनों प्रदेशों का पतन भी हो रहा है। अगर ये अंधविश्वास और पाखंडवाद को छोड़ दें तो इनका विकास अच्छे ढंग से होगा और जल्दी से ये अपना और अपने समाज का, अपने देश का विकास कर सकेंगे। अच्छी शिक्षा पाके वैज्ञानिक सोच पैदा करें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। फोरम का गठन भी जल्दी हो जाएगा। मैं उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक विशेषज्ञता का काम है, क्योंकि ये विशेषज्ञ लोग हैं और मुझे यकीन है कि बहुत सारे भारतवर्ष के अंदर और भारत से बाहर भी ऐसे बुद्धिस्ट समुदाय के और अम्बेडकरी और भी जो विशेषज्ञ लोग हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन्होंने काम किया है, और ऐसे बहुत से लोगों की इस पर दिलचस्पी होगी। तो मैं ये नहीं बोलता कि कोई जाति वर्ग विशेष के लोग हों, वो कई हो सकते हैं जिनका, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो उसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी जो हेरिटेज है, उसमें बहुत लोगों की दिलचस्पी है और उसको शायद आप कोशिश करें कि इकट्ठा हो लोग और उस पे एक मत होकर कम से कम कुछ काम ही शुरू करें। जी सर, इस पे पूरे देश के लोग जब इकट्ठा होना शुरू किए, संपर्क हुआ, फोन संपर्क हुआ, तो ये बात आई सामने कि हमें जो है एक ही अवशेष के लिए बात नहीं करनी है, पूरे अवशेष के लिए बात करनी है। लेकिन हम साकेत के अवशेष को सुरक्षित और संरक्षित कर लेते हैं, प्रक्रिया यहीं से आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये अहम क्षेत्र है और ये व्यापारिक केंद्र होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साकेत नाम प्रचलित है। ऐसे स्थिति में सारे धर्म, समाज, जाति के लोगों से निवेदन भी है कि इस प्राचीन अवशेषों को, प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए आगे आए और ये न सोचें कि हाँ ये किसी अन्य, ये भारतीय राष्ट्र की धरोहर है और इसे राष्ट्र को सौंपना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उनमें से किसी ने आपकी बात को नोटिस किया है कि भाई ये ऐसा ऐसा मामला है और इसको समर्थन किया जाना चाहिए? नहीं सर, अभी तो राजनीतिक कोई भी दल जो है सामने नहीं आया है और
ना आएगा भी। और मैं सारे लोगों से कहता हूँ, सारे राजनीतिक दलों से को मैं जो भी उनके नेता हैं, उनसे कहा हूँ कि आप सच्चाई के लिए कम से कम एक शब्द तो बोलिए कि ये धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है और इसको राष्ट्र को समर्पित करना चाहिए। इसमें नहीं, कहीं वो धर्म देखिए, धर्म नहीं देखिए, जो है। वो जो जी सरकार है वो तो अपना काम करेगी, उनका एक एजेंडा है, वो अपने काम पे लगे हुए हैं, लेकिन जिनका एजेंडा नहीं है वो क्या काम कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता सर, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्हीं लोगों से तो मैं कहा, उनके नेताओं से कहा कि ये राष्ट्र धरोहर है और इससे राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा, इसलिए आप इस राष्ट्र के धरोहर को आगे बचाने के लिए आगे आओ। और चाहे जिस पार्टी के हो, चाहे जिस धर्म के हो, उससे नहीं, मतलब ये राष्ट्र की धरोहर है, इसको राष्ट्र को समर्पित किया जाए। हूँ। इसमें जो हमारे अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट साथी हैं और जो लोग हैं दुनिया भर में, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उनका कितना समर्थन है, उनका कितना सहयोग है? मेरा विनम्र निवेदन है कि इस धरोहर को बचाने के लिए आगे आना चाहिए तन मन से, जिससे ये धरोहर बचे। ये केवल मेरा ही नहीं है, पूरे राष्ट्र के गौरव की बात है, ये राष्ट्र की धरोहर है। ऐसे समय पे सभी तथागत सम्यक संबुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले लोगों को और धम्म सम्राट अशोक महान को मानने वाले लोगों को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये राष्ट्र का धरोहर है और इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाना चाहिए। ऐसे स्थिति में यहाँ पे सब कुछ भूल के सिर्फ धरोहर, वो भी राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। हम उम्मीद करते हैं कि देश भर में जो भी लोग, देश से बाहर भी जो लोग आपको सुनेंगे, तो ये जो साकेत को बचाने की लड़ाई है और ये जो हमारे देश के अंदर जो बौद्ध धर्म के अवशेष हैं और जो बुद्ध की बहुत बड़ी विरासत है, उसको जी बचाने की जरूरत है और उस पर हमें गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी है कि इस देश को उस पर वाकई में गर्व हो। अगर सारे दिन हमने वो निकाल के रख दिया, पूरी जो बौद्धिक विरासत है, तो हमको लगता है कि एक देश एक बार फिर स्वर्णिम युग की तरफ आ सकता है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हम उम्मीद जी सर। करते हैं कि आप अपने संघर्ष में नमो बुद्धाय। कामयाब होंगे। जय नमो भीम। बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।